लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हमें आगे देखना है विजुअल, ऑडिटरी और स्पीच प्रॉब्लम्स की वजह से क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम से पढ़ाई लिखाई में बच्चों को समस्या आ सकती है, अधिगम में परेशानी हो सकती है। सबसे पहले विजुअल से शुरू करते हैं। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इस नाम की बीमारी एक होती है जिसमें विजन संबंधी, दृष्टि संबंधी परेशानी बच्चों को हो सकती है। जिन लोगों में विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है उन्हें विजुअल इंफॉर्मेशन या दृष्टि संबंधी जो जानकारियां हैं उसको समझने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को पढ़ने में बहुत समय लगता है, दिक्कत आती है। उन्हें दो चीजें जो लगभग समान दिखती हैं उसमें अंतर कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है और साथ ही इनमें आई और हैंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, मतलब आंखें और हाथ दोनों के बीच में समन्वय बैठाना मुश्किल होता है। कई टीचर्स, थेरेपिस्ट और पेरेंट्स इस चीज से परेशान रहते हैं कि वैसे बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनमें दृष्टि बाधित है, जिनकी जो अंधापन के शिकार हैं, उनमें हम कैसे समझें कि लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को अगर कोई काम करने में, होमवर्क पूरा करने में, कोई असाइनमेंट पूरा करने में दिक्कत आए तो कैसे समझना हो पाएगा कि ये उनकी दृष्टि संबंधी कुछ समस्या है जिसके कारण हो रहा है या कोई और कारण है जैसे पढ़ाई में रुचि नहीं होना या किसी और तरह की समस्या। ऐसे में जो एजुकेशनल टीम है, यानी स्कूल में जो टीम है, जो मैनेजमेंट ग्रुप है जो प्लानिंग करता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उनका करिकुलम डिसाइड करता है, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, इन लोगों को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि कैसे बच्चे में ये प्रॉब्लम का असेसमेंट हो सकता है कि उसकी विजन संबंधी दिक्कत से, दृष्टि संबंधी दिक्कत से उसकी पढ़ाई लिखाई पे असर पड़ रहा है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि न सिर्फ दृष्टि संबंधी चुनौतियां बल्कि क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर नेगेटिव असर पड़ रहा हो। साथ ही सुनने में क्या समस्या है बच्चे को, क्या ध्यान लगाने में, एकाग्र होने में दिक्कत है, भाषा के विकास में कोई समस्या है, भाषा नहीं समझ में आ रही है जिस भाषा में पढ़ाई कराई जा रही है, या कुछ और तरह की समस्या है। पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो हमें आसान हो जाता है समझना कि दृष्टि संबंधी कुछ विकार होगा जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई लिखाई में मुश्किल आ रही है। यहाँ पे हमें कई सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे क्या बच्चा अपनी दृष्टि का सही इस्तेमाल कर रहा है, क्या दृष्टि में कुछ समस्या होने से उसको पढ़ने में या पढ़ाई की जो चीजें हैं उसका अर्थ निकालने में समस्या हो रही होगी, क्या बच्चा किसी प्रकार का लेंस यूज करता है, क्या उससे चश्मा लगा हुआ है, अगर लगा है तो क्या उसका सही इस्तेमाल वो करता है समय समय पर पढ़ने लिखने के दौरान, क्या बच्चे की हियरिंग की एबिलिटी टेस्ट की गई है, क्या उसको सुनने संबंधी कोई समस्या तो नहीं है जिससे उसको टीचर का कहा सुनाई नहीं देता है, सही से समझ में नहीं आता है और इसकी वजह से पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। क्या बच्चे को कोई और इस तरह का मेडिकल इशू है, कोई बीमारी है या कुछ और तरह की समस्या है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बिगड़ रही है। तो अगर हम विजुअल प्रोसेसिंग डिफिकल्टी की बात करें तो 8 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी हो सकते हैं जो दृष्टि संबंधी हो सकते हैं, जो बच्चों को परेशानी हो सकती है। जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इशू हो सकता है, बच्चे को समान दिखने वाली चीजों, आकारों या सामानों में अंतर करने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से दूसरा है विजुअल फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन इशू, बच्चे को कोई भी अक्षर या शब्द उसके बैकग्राउंड से भिन्न करने में दिक्कत होती है। मतलब पेपर पर कोई चीज लिखी हुई है अगर, तो शब्द जो है वो फिगर बोला जाएगा और जहां लिखा हुआ जो बेस है, उसका बैकग्राउंड है, वो ग्राउंड बोला जाएगा। उससे उसको भिन्नता करने में दिक्कत हो रही है, उसको क्लियर दिख नहीं रहा है, कहाँ शब्द लिखे हुए हैं उसको दिखने में दिक्कत हो रही हो, तो फिगर ग्राउंड का डिफरेंस वो नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से विजुअल सीक्वेंसिंग इश्यूज हो सकते हैं, बच्चा कोई शेप देख रहा है, अक्षर लिखे हुए देख रहा है, शब्द देख रहा है, लेकिन उसको सही क्रम में नहीं देख पा रहा है। इसीलिए अगर उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है तो वो लाइंस भूल जाता है, 2-3 लाइन छोड़ के अगली लाइन पे पहुंच जाता है, फिर 1-2 लाइन स्किप करके
किसी और लाइन पे पहुंच जाता है, या एक ही लाइन को बार बार पढ़ा जा रहा है। जैसे एक लाइन खत्म हुई तो ऑटोमेटिकली हम लोग नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं, आदत हो गई है हमें, एकदम ऑटोमेटिक हो गया, सोचना नहीं पड़ता, पर वो बार बार उसी लाइन को पढ़े जा रहा है, अगली लाइन में मूव ही नहीं कर पा रहा है। इस तरह की दिक्कत हो सकती है उस बच्चे को। कुछ विजुअल मोटर प्रोसेसिंग इश्यूज भी होते हैं, जैसे बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, जब चल रहा है तो मूवमेंट के साथ विजन को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, चीजों से लड़ता भिड़ता चलता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से चलना है, कैसे करना है। ऐसे बच्चे जब लिखते पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो लाइन छोड़कर उनकी राइटिंग कहीं और ही चली जाती है, लाइन पर नहीं लिख पाते हैं, लाइन से दूर राइटिंग भागने लगती है, बिल्कुल ऊपर जा रही है या बिल्कुल नीचे की तरफ जाने लग रही है, लाइन में रहकर नहीं लिख पाते हैं। इस तरह की दिक्कतें देख सकती हैं। फिर पांचवा है लॉन्ग या शॉर्ट टर्म विजुअल मेमोरी इशू। विजुअल मेमोरी जो है, दृष्टि संबंधी स्मृति जो है बच्चे की, उसमें दिक्कत आ सकती है, जो लॉन्ग टर्म की दिक्कत हो सकती है या शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है। जैसे बच्चे को अलग अलग शेप याद रख पाना, सिंबल याद रख पाना, जो चीजें उन्होंने देखी, जो वस्तुएं देखी वो याद रख पाना, चीजों की स्पेलिंग याद रख पाना, जो पढ़ा उसको याद रख पाना, ये सब में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है इन सब एरियाज में परेशानी हो, जिससे उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी दिख रही है। इसी तरह विजुअल स्पेशियल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बच्चा जो भी चीजें हैं स्पेस में, और स्पेस से मतलब हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उसकी बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात नहीं है यहाँ पे। तो उस स्पेस में चीजें कहाँ रखी हैं, उनका लोकेशन क्या है हमारे समकक्ष, हमारे बॉडी की तुलना में कोई चीज हमारे राइट हैंड साइड में रखी है, ऊंचाई पे रखी है, नीचे रखी है, सामने रखी है, किसी चीज का लोकेशन क्या है हमारी तुलना में, हमारी बॉडी के अनुसार, हमारे बॉडी के दृष्टिकोण से, उस चीज को बोलते हैं कि विजुअल स्पेशल लोकेशन पता करना किसी चीज की। तो इससे संबंधी कुछ इश्यू हो सकता है, बच्चा समझ नहीं पाता है कोई चीज मेरे से कितने दूर है, कितनी पास है, कितना हाथ बढ़ाएंगे तो वो हमें मिल जाएगी। इससे संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है जो ब्रेन में प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। विजुअल क्लोजर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बच्चा कोई चीज पहचान नहीं पाता अगर वो पूरी तरह दिख नहीं रही है। अगर कोई चीज है जो आधी दिख रही है, किसी चीज से ढकी हुई है, तो उस चीज को पहचान ही नहीं पाएगा। जबकि आमतौर पे आप जानते हैं कि ऑटोमेटिकली हम लोग चीजों को पहचान लेते हैं, हमें पता होता है कि चीज ढकी हुई है, पर ये चीज है। कोई चीज अगर ढकी है, अगर चेयर आधी ढकी है, तो ऐसा नहीं कि हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो चेयर है और उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे बच्चे जो होंगे उन्हें विजुअल क्लोजर इशू है, उन्हें अगर पूरा पूरा पिक्चर, पूरा पूरा इमेज, पूरा पूरा गेस्टाल्ट अगर नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या चीज देख रहे हैं। इसी तरह आठवां टाइप जो बताया गया है, लेटर एंड सिंबल रिवर्सल इशू। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये कंफ्यूज होते हैं लिखने में, ये अक्सर समान दिखने वाले अक्षरों को कंफ्यूज करते हैं। बी को डी लिखेंगे, डी को बी लिखेंगे, डब्लू को एम लिखेंगे, एम को डब्लू लिखेंगे। इस तरह की दिक्कतें दिख सकती हैं। जब बच्चे में हमें पता चल जाए कि इनमें से किस प्रकार का विजुअल प्रॉब्लम उसको है, तो यहाँ पर एक और चीज टेस्ट करने की जरूरत है कि उसकी आंखों की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग में समस्या नहीं है, आंखों में ही समस्या है, इंफॉर्मेशन सही पहुंच ही नहीं रही है ब्रेन तक, तो कैसे आगे प्रोसेस होगी। हो सकता है ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है बच्चा जब रीड करता है, कुछ भी पढ़ता है, मान लीजिए कुछ पढ़ने के लिए दिया गया, वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने के टाइम कहाँ कॉमा आ रहा है, कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, इसका ध्यान किए बिना वो एक सार बिल्कुल पढ़ता जाता है। कहाँ रुकना है, कहाँ शुरू करना है, उसको पता ही नहीं चलता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आंख की नजर कमजोर है, एक्चुअली उस बच्चे की, उसको छोटी बारीक चीजें नहीं दिख रही हैं। और आप जानते हैं कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह से चीजें जो होती है छोटे आकार की होती हैं, तो शायद उसे ये दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो सही से नहीं पढ़ पा रहा है। या बहुत धीरे गति से पढ़ रहा है, क्योंकि जो भी एलवी डिवाइसेस वो यूज करता है, लो विजन के डिवाइसेस यूज करता है, जैसे मान लीजिए अगर वो साफ नहीं दिखता है तो उसके लिए कोई चीज उसने लेंसेज लगाए हुए हैं या कुछ इस तरह की चीजें यूज कर रहा है, वो उसको किस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, बाधा पहुंचा रही है, जिसकी वजह से उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत समझ में आ रही है। इसी तरह से वो ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा है, अगर उसको निस्टैग्मस होगा, निस्टैग्मस की कंडीशन होगी, तो भी वो सही से नहीं पढ़ पाएगा। निस्टैग्मस एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, जिसमें आईज जो है ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल के बाहर अचानक से इधर उधर मूव कर जाती हैं अपने आप। आपकी आंखों की जो पुतली है वो अपने आप समय समय पे इधर उधर मूव कर जाएगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है।
तो इस कंडीशन की वजह से बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसकी आंख अचानक से कहीं और मूव कर जाए, फिर उसको आंख वहां पर लानी पड़े, तो जाहिर सी बात है वो बहुत धीमी गति से पढ़ पाएगा, उसको दिक्कत आएगी पढ़ने लिखने में, उसको समय भी ज्यादा लगेगा। तो क्या इस तरह की तो परेशानी नहीं है? तो आंखों की क्या कंडीशन है, पहले ये टेस्ट कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आंखों से ही इंफॉर्मेशन सही नहीं जा रही है तो ब्रेन ठीक होते हुए भी चीजों को सही से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से कुछ और चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे बच्चा जिस भाषा में पढ़ रहा है या जिस तरीके से उसको पढ़ाई करवाई जाती है, क्या उसमें कुछ हालिया बदलाव तो नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को अभी तक इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था, फिर अचानक से किसी और भाषा में पढ़ाने लगे, कोई टीचर जो उसको पढ़ाते थे वो बदल गए, कोई नए टीचर आ गए, उनका पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा अलग स्टाइल का है, बच्चे को पहले लिख कर सिखाया याद कराया जाता था, अब किसी और स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। तो क्या कुछ पढ़ाने के जरिए में, तरीके में तो कुछ परिवर्तन हाल फिलहाल नहीं आया है? उसकी वजह से कुछ अंतर आ रहा हो, परफॉर्मेंस खराब हुई हो या अच्छी हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ये भी देखना जरूरी है। इसी तरह से क्या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ें उनको करनी चाहिए, जो पेरेंट्स को मान लीजिए बताया गया हो कि बच्चे में ये समस्या है, उसके लिए इसको इस तरह से घर पे हेल्प करिए ताकि सही से होमवर्क कर पाए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि उसको इसमें हेल्प मिल पाए दिक्कतों में, तो क्या ये सब चीज़ें जो पेरेंट्स को बताई गई हैं या जो बच्चे को खुद बताई गई हैं कि उसको क्या करना है प्रॉब्लम से उबरने के लिए, क्या वो चीज़ें अमल में लाई जा रही हैं या नहीं? इसी तरह से क्या बच्चे की पढ़ाई लिखाई के जरिए में, तरीके में अक्सर बदलाव होते हैं? आए दिन बदलाव होते रहते हैं, हर 2-4 दिन पे, हफ्ते 10 दिन पर उसमें चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसमें भी समस्या आ सकती है। तो पहले हम सुनिश्चित कर ले कि कुछ इस तरह की समस्याएं नहीं है, तब हमें पता चल सकता है कि दृष्टि संबंधी समस्या जो उसको हो रही है, जो 8 प्रकार ये बताए गए हैं, जो कि मेंटल इश्यूज है, जो कि दिमाग में कुछ गड़बड़ियां होने की वजह से ज्यादातर होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हो सकता है इसमें से कोई एक टाइप हो जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो इम्पेयरमेंट बच्चे में दिखते हैं, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स जो है उन्हें काफ़ी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, जैसे बच्चे में रीडिंग स्किल कैसे डेवलप हम करें, उसका जो डेवलपमेंट है उसके विजन का, उसके दृष्टि का, वो कैसे डिफरेंट है किसी और बच्चे से जिसमें भी वैसी समस्या होगी। क्या पेरेंट्स को ऐसे बच्चे में पढ़ाई लिखाई जल्दी कम उम्र में शुरू करा देनी चाहिए? क्या इस बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि उसको स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने के लिए, बहुत जूझना पड़ा, दिक्कत आ रही है उसे? रीडिंग डिफिकल्टीज जो है, पढ़ने लिखने की जो दिक्कत है और जो उसकी दृष्टि संबंधी परेशानी है, दिक्कत है, क्या उनमें अंतर किया जा सकता है? क्या दोनों डिफरेंट है या सेम है? क्या बच्चे में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे समझ में आए कि वो छोटे क्लासेस में या मिडिल स्कूल में 6, 7, 8 में उसको समस्या समझ में आ रही है पढ़ने लिखने में? क्या कोई उपाय हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो सके या कम हो सके, और ऐसे बच्चे का भविष्य क्या होगा? इस तरह के सवालों पर पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलकर चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि इसका हल निकल सके और बच्चे की लाइफ में हम जितना इम्प्रूवमेंट कर पाए, जितनी हेल्प कर पाए उतनी कर सके। इसके साथ ही ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या बच्चे की लाइफ में कुछ इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्या उनमें भावनात्मक और व्यवहारात्मक दिक्कतें भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विजन की प्रॉब्लम ही अगर किसी बच्चे में है तो एकमात्र वही प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो उनके साथ कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं जो अगर अपने आप में कारण नहीं भी हैं उनके लर्निंग डिसेबिलिटी का, तो कम से कम उसमें योगदान कर रही हो सकती हैं। जैसे ADHD की समस्या अगर आपको दिख रही हो, ऐसे बच्चे जो भावनात्मक और व्यवहारात्मक रूप से प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे, उनको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, ऐसे केसेस में भी आपको ये प्रॉब्लम्स दिखेंगी। और अक्सर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इनसे कैसे डील करना है वो समझना जरूरी है। इसी तरह से कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं इमोशनल या बिहेवियरल लेवल पे, जैसे एंजाइटी। तो एंजाइटी बच्चे में हो रही है तो उस तरह की एंजाइटी को कैसे ठीक किया जा सकता है? जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनमें ये प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं एंजाइटी की?
पेरेंट्स हो सकता है एंग्जाइटी के बारे में समझते हो, बातें करते हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इससे अपने बच्चे में डील कैसे करना है, क्या करें जिससे उसकी एंग्जाइटी कम हो। तो यहाँ भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे बच्चे को हम हेल्प करें कि एंग्जाइटी उसकी कम हो पाए। क्या इस केस में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ठीक रहेगी एंग्जाइटी के लिए, ये भी समझना ज़रूरी है। एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, खासकर टेस्ट एंग्जाइटी को दूर करने के लिए क्या टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों पर भी बातचीत होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि बच्चे में ये सब प्रॉब्लम्स हम कैसे दूर करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बच्चा जो दृष्टि बाधित है और पढ़ाई लिखाई की तकलीफ से भी जूझ रहा है, इसकी वजह से उसको एंग्जाइटी होना एक स्वाभाविक चीज़ है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो दृष्टि बाधित हों, जिसे दृष्टि में कुछ समस्या हो, उनमें हमें ये भी देखना चाहिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई की दिक्कत कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से तो नहीं है। जैसे जिस तरह क्लासेस बढ़ते जाते हैं, पढ़ाई और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, तो वैसे वैसे ऐसे बच्चों को खासकर समस्या आ सकती है, क्योंकि इनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं जो हैं उसमें समस्या है, वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे में जब छोटे क्लासेस में कॉन्क्रीट थिंकिंग करनी होती है तो वो कर लेते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जाते हैं जब, और इमेजिनेशन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ब्रेन में थिंकिंग करनी पड़ती है, मतलब एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ती है, अमूर्त चिंतन करना पड़ता है, तब उन्हें दिक्कत समझ में आ सकती है। तो क्या ये पढ़ाई लिखाई की ही सिर्फ दिक्कत है, या उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं कम हैं जिसके कारण वो अमूर्त चिंतन करने में सक्षम नहीं है? ये सभी कारण हो सकते हैं जिससे पढ़ाई लिखाई की दिक्कत आए वैसे बच्चों में जो दृष्टि बाधित है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं ऑडिटरी संबंधी प्रॉब्लम्स, मतलब श्रवण संबंधी समस्याएं जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ऑडिटरी एक्यूटी का मतलब होता है व्यक्ति की क्षमता जिससे वो साउंड्स में अंतर करना समझ पाता है। अलग अलग साउंड्स जो अलग अलग तीव्रता की हैं, अलग अलग आवृत्ति की हैं, उसमें अंतर कर पाए व्यक्ति, उसमें अंतर समझ पाए, पहचान पाए, इसको बोलते हैं कि व्यक्ति में ऑडिटरी एक्यूटी मौजूद है। अब ये एबिलिटी कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में नहीं मौजूद हो सकती है, पर यही एकमात्र चीज़ नहीं है, हालांकि इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और भी दिक्कतें हैं जो श्रवण संबंधी हैं और जो हो सकती हैं, जैसे ऑडिटरी अटेंशन का मतलब होता है जो आप सुन रहे हैं उस पर देर तक ध्यान केंद्रित कर पाना, उस पर अटेंशन या अवधान दे पाना। जिनमें ऑडिटरी अटेंशन की प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब कि वे जो रेलिवेंट साउंड है, जो उनके मतलब की आवाज़ें हैं, उसको बेमतलब की आवाज़ों से भिन्न नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे बच्चों को बैकग्राउंड में कई आवाज़ें आ रही हैं और उसी में कोई एक आवाज़ पर उनको फोकस करना है तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लास में अगर बच्चे हैं, अगर क्लास बिल्कुल शांत नहीं है और टीचर कुछ बोल रहा है, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में और बच्चों की बात करने की या कुछ और तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसमें से उस आवाज़ से वो एक दूसरी आवाज़ जिस पर फोकस करना है उसको भिन्न नहीं कर पाएंगे, उन्हें समस्या होगी। तो ये ऑडिटरी अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है और इससे फिर उनके परफॉर्मेंस पे, पढ़ाई लिखाई पर असर आएगा। इसी तरह दूसरी समस्या ऑडिटरी मेमोरी से रिलेटेड हो सकती है, श्रवण संबंधी स्मृति जो है उससे रिलेटेड हो सकती है, कि ये बच्चे अलग अलग साउंड की क्वालिटी, साउंड के पैटर्न को याद नहीं रख पाते हैं। तो आमतौर पे एक बच्चा जिस तरह की अलग अलग आवाज़ें सुनता है उसको अपने दिमाग में रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ करता है उस नॉलेज को, लेकिन ये बच्चे ये करने में अक्षम हो सकते हैं। इसी तरह ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन की दिक्कत हो सकती है। ये बच्चे दो या उससे अधिक आवाज़ों में पहचान नहीं पाते कि ये आवाज़ें सेम हैं या डिफरेंट हैं, और इसीलिए जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसमें अगर समान सुनने में है तो उसको अंतर करना मुश्किल होगा। जैसे टुक और बुक, ये बोला जाएगा तो इनको दोनों समान लगेंगे, जबकि है अंतर इसमें, टुक और बुक, लेकिन इन्हें लगेगा कि दोनों सेम वर्ड्स हैं, क्योंकि ये लगभग समान सुनाई देने वाले शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं। इनका ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन खराब है। इसी तरह ऑडिटरी सिंथेसिस या ऑडिटरी इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये उस क्षमता को बोलते हैं कि आप डिफरेंट आवाज़ों को जोड़कर पूरा शब्द या पूरा वाक्य बोल पाते हैं। जैसे CART लिखा है तो का आर ट, कार्ट, ऐसे मिलाकर जो आप बोल पा रहे हैं, ये बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है कि उच्चारणों को मिलाकर एक पूरा शब्द उच्चारण कर पाना या पूरा वाक्य उच्चारण कर पाना,
इनसे नहीं हो पाता, इन्हें दिक्कत होती है इसमें। अगली समस्या जो हो सकती है वो ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, मतलब जो चीजें सुन रहे हैं उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर इनको और तरह की समस्याएं हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाते, अटेंशन नहीं दे पाते हैं जो चीज़ सुन रहे हैं उस पर, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है जो चीज़ सुन रहे हैं उसके लिए, दो आवाज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं देख पाते हैं, ऑडिटरी सिंथेसिस या इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल उनका ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं होगा, जो चीज़ बोली गई उनको समझ में नहीं आएगी। इसी तरह ऑडिटरी विजुअल इंटीग्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे जो हम लोग चीज़ें सुनते हैं वो हम बेहतर याद रख पाते हैं अगर उसके समकक्ष हम कोई चीज़ देख भी रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं और सुन रहे हैं साथ में, तो हमें बेहतर याद रहती है। क्योंकि आवाज़ जो है ये देर तक नहीं रहती है, कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो हमारे सामने हर समय लगातार बनी हुई है, पर आवाज़ ऐसी चीज़ है कि वो हमें अपने दिमाग में स्टोर करनी पड़ती है। अगर किसी ने एक सेंटेंस बोला तो पहला शब्द बोला, वो पहला शब्द हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो व्यक्ति पहला शब्द बोल के निकल गया, दूसरा शब्द बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला और 5-10 शब्द बोले, हमें पूरा दिमाग में रखना है, तब उस पूरे स्टेटमेंट का हमें अर्थ समझ में आएगा कि अच्छा ये बात कही गई। ऐसे बच्चों में इसकी भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में अगर ये ऑडिटरी विजुअल इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं उसके साथ जो आवाज़ सुन रहे हैं इनको लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इनको पढ़ने संबंधी दिक्कत होगी। क्योंकि अगर क्लास में पढ़ाया गया, जैसे बच्चों को रीडिंग कराई जाती है, टीचर बोलती हैं, चैप्टर बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ती जाती है और बच्चे उंगली चलाते रहते हैं और देखते जाते हैं कि मैम उसके लिए क्या आवाज़ निकाल रही, क्या उस शब्द को उच्चारण कर रही हैं। तो ऐसे बच्चे सीखते हैं कि इस वर्ड का उच्चारण ये है, इसका अर्थ ये है। पर जिन लोगों में ऑडिटरी विजुअल इंटीग्रेशन की ही समस्या होगी, उस शब्द को उस आवाज से जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो उनको सब पढ़ाया गया लेकिन कल को फिर वो नहीं जानेंगे कि उस वर्ड का क्या मतलब है, उसका उच्चारण कैसे करना है, क्योंकि उस शब्द को जैसा वो दिख रहा है उसको उसकी आवाज से वो जोड़ नहीं सके। तो ऑडिटरी विजुअल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम अगर होगी तो भी बच्चे में पढ़ने लिखने की दिक्कत नजर आएगी। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जहाँ हम देखेंगे कि ऑडिटरी प्रॉब्लम्स बच्चे में किस तरह से नजर आ सकती है। Auditory processing is arguably the most fundamental of all cognitive skills, as it is the foundational skill for language, reading, and learning. Central Auditory Processing Disorder, or APD, is a disconnect between how sounds are heard and how they are processed. It is not a physical hearing issue, but a sound and language processing disorder. While only 2 to 7% of the population is formally diagnosed with APD, many auditory processing delays are not diagnosed. Estimates of APD go as high as 20% according to some studies. There are a variety of early warning signs of APD, such as a history of ear infections or a speech delay, but they often go undetected until symptoms appear. This is because many children with APD do not have speech delays and will pass a hearing exam. If auditory processing disorder is not recognized and addressed, processing delays will undermine the natural development of reading and learning. इस वीडियो में बताया गया बहुत शॉर्ट में कि बहुत कम प्रतिशत बच्चों में, 2 से 7% बच्चों में ही ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर दिखाई देता है। ये कई कारणों से हो सकता है, पैदाइशी भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, पर बचपन में कुछ कान में इन्फेक्शन हो गया हो जिससे परेशानी ज़्यादा बढ़ गई हो, उसकी वजह से भी सुनने की समस्या हो सकती है, या वैसे बच्चे जो देर से बोलना शुरू करते हैं उनमें सुनने संबंधी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अक्सर ये अनडिटेक्टेड रह जाता है, ये डायग्नोज सही समय पे नहीं हो पाता है, जिससे ऐसे बच्चों में पढ़ाई लिखाई की दिक्कत बनी रहती है। ऐसे बच्चे जो हैं उन्हें पढ़ने में, लिखने में, स्पेलिंग समझने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चे वर्ड्स को मिलाकर स्टेटमेंट्स नहीं बना पाते, वर्ड्स को अलग अलग उच्चारण के साथ नहीं पढ़ सकते। ऐसे बच्चे जिनको CAPD है यानी सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उनको भाषा संबंधी या उच्चारण संबंधी समस्याएं होती हैं। इनका शब्द ज्ञान बहुत अच्छा इसलिए नहीं होता है, इनके बोलने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है और उच्चारण की दिक्कतें आती हैं। इसका आकलन कैसे हो सकता है, कैसे ये डायग्नोज हो सकता है? तो ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो श्रवण संबंधी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो लोग सेंट्रल ऑडिटरी सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसके लिए बच्चे में हियरिंग के कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे इस प्रॉब्लम का पता चलता है। ये ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट जो हैं वो समझते हैं, टेस्ट करते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज की या स्पीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है और वो खुद कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है या बोल पा रहा है, अपने को कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद ये प्रोफेशनल लोग टीचर के साथ और पेरेंट्स के साथ मिलके प्लान करते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाए बच्चे को, ताकि उसको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। जो भी ऑडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर एक तरह की समस्या बच्चे में है तो दूसरी समस्या भी जन्म लेगी। आजकल जानते हैं क्लासरूम्स बड़े हो रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ही शोर शराबा वहां पर रहता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे को जिसको हियरिंग संबंधी दिक्कतें हैं उसको पढ़ने लिखने में थोड़ी और दिक्कत हो सकती है, उसको प्रॉब्लम होगी, वो वैसे जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव लिसनर होते हैं, बहुत संवेदनशील लिसनर्स होते हैं। तो उन्हें ये दिक्कत भी हो सकती है जिसकी वजह से उनका CAPD या सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और बढ़ सकता है। और इस वजह से ही आजकल ज्यादातर केसेस इस तरह के आ रहे हैं प्रोफेशनल्स की नजर में, जहाँ पे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जिन भी बच्चों में CAPD है उनमें बिहेवियर काफी ADHD वाले बच्चों जैसा हो सकता है। जैसे इस तरह के बच्चे बहुत तेज बोलते हैं, अपने दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं, उनका ध्यान भटकता रहता है, रटी हुई चीजें बोलते रहते हैं, उनको म्यूजिक पसंद नहीं होता बहुत ज्यादा, वो चीजों को अवॉइड करते हैं। पूछा जाता है क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लग रहा है, तो बोलते हैं बस कि मैं भूल जाता हूँ और अवॉइड करते हैं बात को। वो कुछ शब्द बोलने हैं तो बोलने के बजाय एक्टिंग करके बताना चाहते हैं, चीजों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लिप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं सामने वाले की, क्योंकि शब्द समझने में उनको दिक्कत होती है सुनकर, तो लिप्स रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ऐसी चीजें जहां पर उच्चारण संबंधी कुछ करना है वहां पर वो अवॉइड करते हैं, कतराते हैं वैसी एक्टिविटीज से। और कोई काम शुरू करना है तो वो करने के पहले देखते हैं कि दूसरे कैसे कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं, फिर करने का शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उन्हें सही सुनाई और समझ में आया है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ डिवाइसेस यूज की जा सकती हैं ताकि उन्हें बेहतर सुनाई पड़ पाए, जैसे कुछ एम्पलीफाइंग डिवाइसेस, हियरिंग एड्स वगैरह, कुछ नॉइज कैंसलेशन के डिवाइसेस ताकि बेवजह का शोर शराबा ऐसे सेंसिटिव लिसनर्स को परेशान नहीं करे। और टीचर्स को भी बहुत अवेयर होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो सेंसिटिव हैं इन चीजों के लिए या हियरिंग संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें। ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लेकिन जो CAPD का डायग्नोसिस है, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की जो डायग्नोसिस है, वो एक ऑडियोलॉजिस्ट कर सकता है। पर ऐसे बच्चों में जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसका डायग्नोसिस कोई साइकोलॉजी का प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो जिन बच्चों में इस तरह की समस्या है और पढ़ाई लिखाई में उनके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनको एक साइकोलॉजिस्ट से भी टेस्ट करा लेना चाहिए। अब आते हैं स्पीच डिफिकल्टी पर। इस स्पीच की वजह से कैसे लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्पीच डिसऑर्डर जो है उसमें बच्चे को साउंड प्रोड्यूस करने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में दिक्कत होती है। और ये प्रॉब्लम फिजिकली 3-4 एरियाज में हो सकती है, क्योंकि बोलने में 3-4 बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे जीभ का, आपके जबड़ों का, होठों का और वोकल ट्रैक्ट जो है जहां से आपकी आवाज आती है, वो एरिया जो है अंदर आपके गले में, इनका, ये 4 चीजें मिलके सही उच्चारण के लिए उत्तरदायी हैं। और इनमें से कहीं एक जगह या एक से अधिक जगह प्रॉब्लम है तो बच्चे को बोलने में समस्या दिखेगी। ये स्पीच इम्पेयरमेंट जिसको बोलते हैं, ये मेन 3 तरह की कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जिसका मतलब होता है कि बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पाता है चीजों का। ऐसे में बच्चा क्या कर सकता है कि एक साउंड जो है वो नहीं बोल पा रहा है क्लियरली, तो उसकी जगह दूसरा साउंड बोलता है। जैसे रैबिट की जगह वैबिट बोलेगा, क्योंकि वो र नहीं बोल पा रहा है, व बोल पाता है उसको, तो व बोल पाएगा। रैबिट को वैबिट, गुड को वुड, इस तरह से बोल सकता है, क्योंकि वो एक कुछ शब्दों का उच्चारण बहुत सही नहीं कर पा रहा है। ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, मतलब उच्चारण संबंधी दिक्कत। दूसरा टाइप होता है वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर में बच्चा अपना वॉल्यूम या पिच कंट्रोल नहीं कर पाता है, वॉइस की क्वालिटी नहीं कंट्रोल कर पाता है।
कभी कभी क्लियर बोलते बोलते वो बिल्कुल फुसफुसाने वाले अंदाज में बोलने लगेगा, कभी बहुत लाउड बोलने लगेगा। मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मुझे कितना लाउड बोलना है, कितना वॉल्यूम रखना है, कितना तेज या धीमे बोलना है। तो ये एक दिक्कत है वॉइस डिसऑर्डर की। तीसरी प्रॉब्लम होती है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। इसमें फ्लो ऑफ स्पीच बिगड़ता है, बच्चा क्लियर कट चीजें नहीं बोल पाता है, वो हकलाता है, तुतलाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको आती हैं। कई बार बोलते बोलते अटकता है, बोलते बोलते लंबी शांति छा जाती, फिर बोलना शुरू करता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्लुएंटली नहीं बोल पाता है, मतलब कंटिन्यूअस जैसे एक आम आदमी बोलता है कंटिन्यूएशन में, वैसे नहीं बोल पाता, उसमें बहुत से ब्रेक्स लगते हैं उसके बोलने में। यहाँ पर हम एक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल देखेंगे, जो उच्चारण की दिक्कत थी, जो बच्चे क्लियर नहीं बोल पाते हैं। यहाँ एक ग्रोन अप आदमी के बारे में है, जो कि जब बड़ा हो गया तब उसका डायग्नोज हुआ किस तरह की प्रॉब्लम थी उसको, और उसका फिर कुछ थेरेपी या ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और पहले से काफी बेहतर बोल पा रहा है, लेकिन अभी भी आपको दिखेगा कि बोलने में बहुत क्लैरिटी नहीं है उसके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लगभग जीवन पर्यंत रह सकती हैं, लेकिन थेरेपी से कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है ताकि इनका दैनिक जीवन यापन सही से हो पाए। तो देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का। I heard that you've been working on trying to order what you would like when you go out to eat. Right. I'll order a hamburger and fried rice and peach, You fruit, and water. Excellent. So you ordered a hamburger and French fries and fruit. Yep. And water. Yeah, 2 water. 2 waters. Yep. Right. And so you've been working on trying to go out into the community. Yes. What restaurant do you like to go to? I see. I like 2J. You like to go to 2J. 2J's My mom. with your mom. Very good. तो यहाँ आपने देखा कि थेरेपी के बाद ये बोल पा रहा है, लेकिन फिर भी उच्चारण में कितनी दिक्कत है, और फिर ऐसे लोग कम्युनिकेशन बहुत सही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर बहुत क्लियरली सामने वाला इनको समझ नहीं पाता और फिर फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये लोग फिर काफी लोनली भी फील करते हैं, क्योंकि बहुत लोग इनसे फिर कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जब हो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जैसी, तो बच्चों को दूसरों से कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपनी बात उन तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को सही उच्चारण नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या बोल रहा है। अगर ये समय पर डायग्नोज हो जाए तो बच्चों को बचपन से ही स्पीच थेरेपी दी जा सकती है, और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए कुछ और तरह के ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जिससे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और थोड़ा और क्लियरली अपनी बातें कम्युनिकेट कर सकता है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर की जहां तक बात है, तो ये भी कुछ ऐसा है जो कि पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन SLP के मदद से, यानी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की मदद से, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। डे टू डे स्पीच में थोड़ी फ्लुएंसी आ सकती है। इसके साथ ही बच्चा जब बोलता है तो SLP की हेल्प से बच्चा खुद भी, क्योंकि स्ट्रेस्ड फील करता है कि वो अटक अटक के बोल रहा है, उसे भी हीन भावना महसूस होती है कि तुतला रहा है या बहुत हकला रहा है। तो जब भी उसे इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको अपने खुद के स्ट्रेस को कैसे डील करना है, इससे संबंधी भी हेल्प SLPs देते हैं, जो कि इन प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करता है। थैंक यू।